I know you're already very stressed about your board exams. Syllabus कितना ज़्यादा है, complete होगा कि नहीं, plus क्या मैंने competency based questions किए हैं, enough PYQs किए हैं, इसकी guide book, उसका sample paper, बहुत FOMO होता है and there's a lot of noise. सब आपको बहुत कुछ बताते रहते हैं कि ये भी करो, वो भी करो, टॉपर बनना है तो ये करना पड़ेगा and उस पे एक और added stress कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये तो अनफेयर हो गया है, इतना स्ट्रेस थोड़ी ले सकते हैं. आई एम गोइंग टू कट थ्रू दैट नॉइज एंड टेल यू कि पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी द लीस्ट ऑफ योर वरीज. क्या पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ, बट एक हद तक. आप सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन के बल पे मार्क्स नहीं ला सकते. तो वो क्या बेसिक्स है जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं ताकि आप एक अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सके, एंड वो क्या फालतू चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो भी बहुत लोग आपको YouTube पर बताने वाले हैं. So hi, my name is Asmita and in 5 minutes I'm going to tell you everything that you essentially need to take care of, and trust me, there's not a lot. बहुत कम चीजें हैं. मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो पेपर्स जो हर सब्जेक्ट के लिए CBSE ने खुद एज मॉडल आंसर शीट्स अपलोड किए हुए हैं. आपको ये लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट ईयर के, पिछले 5 साल तक के मिल जाएंगे CBSE की ही वेबसाइट पर. और ये वाला पेपर तो आपने स्पेसिफिकली देखा होगा क्योंकि ये काफी सर्कुलेट हुआ है. अब आप इस पेपर को देखें और देखते ही आप बोलेंगे कि वाओ, इसमें तो हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है. नाउ ट्रस्ट मी, इसमें अच्छी है पर हर पेपर में अच्छी नहीं है. फिर भी CBSE ने उन पेपर्स को एज मॉडल आंसर शीट्स अपलोड किया है. इसका मतलब ये है कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ये जरूरी नहीं है. हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, ये जरूरी है. इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपने अच्छे आंसर्स के लिए मार्क्स मिले हैं, अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स नहीं मिले हैं. कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू कैन ऑब्जर्व जो इस कैंडिडेट ने किया है. देखो, आप क्या सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्लियरली लिखा होना चाहिए. लाइन छोड़ो ये बताने के लिए. अब इन्होंने स्पेसिफिकली बीच में डाला है कि ये आंसर है. आपको बीच में डालना जरूरी नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स कि मैं ये सेक्शन पहले कर रही हूँ, सेक्शन लिखा हुआ है, उसमें कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ वो क्लियरली लिखा हुआ है. एंड हर नई चीज से पहले आपने लाइन छोड़ी हुई है. जब पैराग्राफ चेंज हो रहा है तब लाइन नहीं छोड़ोगे एक आंसर में, लेकिन जब आंसर ही चेंज हो रहा है तब आपको लाइन छोड़नी है. यहाँ पर दो लाइन छोड़ी गई है इसलिए और ज्यादा नीट लग रहा है. एंड यू कैन follow pretty much the same thing. Another important thing that's done here is that the keywords are underlined. कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे तो टीचर के लिए आसान हो जाता है पेपर चेक करना. आराम से कीवर्ड्स की तरफ नजर जाती है और फटाफट टीचर को पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चे ने लिख दी है और मार्क्स मिल जाते हैं इससे. क्योंकि टीचर का स्ट्रेस कम होता है तो आपकी जो चेकिंग बहुत स्मूथली हो जाती है, अच्छे मूड में हो जाती है. इसका कहीं ना कहीं अनइंटेंडेड बेनिफिट आपको भी मिल सकता है. सो मेक श्योर यू आर अंडरलाइनिंग ऑल ऑफ योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग आंसर्स. शॉर्ट आंसर में ना भी करो, यहाँ ना भी करो चलेगा, पर जब लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो देन डेफिनेटली अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. एंड हियर आप जब एक ऐसा आंसर लिख रहे हो जिसमें आपको सब हेडिंग्स देनी है कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, अब मैं इस बारे में बात करूंगी, मेक श्योर यू अंडरलाइन इट. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग हुई है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है. इसका मतलब वो रूलर से नहीं की गई है, फ्री हैंड ही की गई है. फ्री हैंड भी करो लेकिन देखो नीटली करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. इतने बेसिक्स का आपको ध्यान रखना है. अब आप साइंस की बात करो तो या मैथ्स की बात करो, आपको रफ शीट की जरूरत है. या तो आप एक एंड में रफ शीट बना रहे हो, एक ही रफ शीट है, आपने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मेरी रफ शीट है, आपका सारा रफ वर्क उसमें हुआ हुआ है. इन दिस केस साइड में थोड़ी सी जगह ले ली है. इसको क्लियरली रूलर से, साइंस के पेपर में तो आप रूलर लेकर ही जाओगे, पेंसिल लेकर ही जाओगे डायग्राम्स बनाने के लिए. तो यहाँ पर आपने जगह ले ली है, रफ इसको मार्क कर दिया है, रफ वर्क आपने सारा यहाँ पर कर दिया है. नीटली सेपरेटेड है वो आपके आंसर शीट से. यहाँ पर भी सेक्शन मेंशन्ड है, लाइन छोड़ी गई है. आप देख सकते हो हैंडराइटिंग उतनी सुंदर नहीं है जितनी दूसरे पेपर की थी, फिर भी एक मॉडल पेपर है क्योंकि हैंडराइटिंग का बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है कि किसकी कितनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है. पॉइंट इज कि आपने सब कुछ क्लियरली अच्छे से लिखा है कि नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. हैंडराइटिंग समझ में आनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने आंसर्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. साइंस में बस आपको ये चीज याद रखनी है कि आपने अपना जो वर्क दिखाना है क्लियरली दिखाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप अपना वर्क नहीं दिखाओगे तो टीचर को लग सकता है कि आपने किसी का आंसर कॉपी किया है
ऑब्वियसली उसके मार्क्स कटेंगे। एंड जो आप डायग्राम्स बना रहे हैं वो प्रेफरेबली पेंसिल से बनाइए। यहाँ पर देखो जो लेबलिंग है वो पेन से की गई है, पर डायग्राम पूरा पेंसिल से बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। इसका रीजन ये भी है कि यू कैन मेस अप अ डायग्राम एंड सो इफ दैट हैपेंस यू कैन ऑलवेज इरेज एंड फिक्स इट। आपने एक डायग्राम पेन से बना दिया है, फिर उसको आपने कट वट करके दोबारा बनाया है, वो अगली लगता है। Now coming to SST, same tenets are being followed। बस ये देखो यहाँ पे जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली एक आंसर जिसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो चीजें आपने अपनी जो हेडिंग है वो देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस पर ये आंसर है। सो क्लियरली लिखा हुआ है challenges faced by political parties are as follows and then the points have been listed। मैं प्रेफरेबली बोलूंगी कि एक आंसर कि जब आप पॉइंट्स लिस्ट कर रहे हो तो वो पॉइंट का नंबर मार्जिन के इधर होना चाहिए ताकि पता चले कि ये इस आंसर का पार्ट है। पर मार्जिन के उधर होने के बावजूद भी अगर सीबीएसई कह रहा है ये मॉडल आंसर पेपर है, इसका मतलब इन सारी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्विगली लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है अलग पॉइंट्स को। हालांकि ये अनप्रोफेशनल लगता है स्क्विगली लाइंस बनाना, फिर भी ये एक्सेप्टेबल है। तो आप देख सकते हो कि कितना कुछ एक्चुअली में एक्सेप्टेबल है। और आप फालतू ब्यूटिफिकेशन पे स्ट्रेस लोगे और ब्यूटिफिकेशन पे टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपने आंसर की वैल्यू कम कर दोगे। आंसर का कंटेंट ज्यादा मैटर करता है ब्यूटिफिकेशन से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेनली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लाइंस छोड़ी हुई है, क्या सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्लियरली लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं मैथ्स में। अगेन सेम थिंग। अब मैथ्स में आपको एक आंसर के बीच में सिर्फ तब लाइन छोड़नी है जब आप एक डिफरेंट सेट ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप हर लाइन के बाद लाइन छोड़ोगे तो वो अननेसेसरीली आप स्पेस वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत लिखने का काम नहीं है। लिखना जहां पर ज्यादा होता है वहां लाइन छोड़नी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जहां लिखना ज्यादा नहीं है, कम कम इंफॉर्मेशन है पर सेंटेंस तो पर लाइन, तो वहां पर आप तब भी लाइन छोड़ो जहां पे एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ठीक है, अब आप हर साइड के निकाल रहे हो वैल्यू लेंथ, तो यहाँ पर आपने लाइन छोड़ दी। ये सॉल्व करने के बाद आपने लाइन छोड़ दी, फिर ये सॉल्व करने के बाद आपने अपना फाइनल कंक्लूजन दे दिया। अब यहाँ पर भी डायग्राम्स बना रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको पेंसिल से बना रहे हो, नीटली बना रहे हो, रूलर एंड अपने कॉम्पस वगैरह की हेल्प से बना रहे हो। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया है ये टाइम है तो कर लो, टाइम नहीं है तो इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, just another example of how to organize your maths का paper। and having seen all of these different examples, now you know कि आपको 20-20, 30-30 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी कि पेपर प्रेजेंटेशन टॉपर की ऐसे होती है, कैसी भी नहीं होती। एक कोई सेट तरीका नहीं है कि टॉपर ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन करता है। You just have to make sure that it's organized, it's clean, it's neat and clearly demarcated, and that's all that matters. I hope this was helpful. I will see you again soon. Till then, take care. Bye bye.